हेलो बच्चों, आज करते हैं 11th क्लास का एक और चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग आपके एग्जाम में 11th क्लास में कितने मार्क्स का आता है? तो 1 मार्कर एक आपको मिल सकता है एमसीक्यू और एक मिलेगा 3 नंबर का आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन। वो क्या होने वाला है तो हम इस आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग हमारे पास दो टाइप के बेसिस हैं, पहला कैश बेसिस और सेकंड हमारे पास है एक्रूअल बेसिस। दो बेसिस से हम रियल लाइफ में अकाउंटिंग कवर कर रहे होते हैं। सबसे पहली बात करते हैं कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है। कोई आपसे पूछेगा कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या होती है, तो बहुत सिंपल आंसर में देना है कि जी जब भी कैश की बात हो रही हो, पैसा आए या पैसा जाए, तभी हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। बिना कैश बिना बैंक के रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती। मतलब इसके अंदर कोई भी उधार वाली चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। सर ये कहां पे एप्लीकेबल होता है? तो आप जितने भी छोटे मोटे शॉपकीपर्स देखोगे, बहुत ज्यादातर लोग कैश में डीलिंग करते हैं, वो उधार पे काम नहीं करते, या जिनका डेली बेसिस पर सिर्फ कैश में ही डीलिंग होती है, उनका उधार से कोई मतलब नहीं है, वो ज्यादातर कैश बेसिस को फॉलो करते हैं। तो कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या है बताओ? अगेन कैश बेसिस अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हम सिर्फ कैश रिसीव्ड और कैश को पेड करते टाइम रिकॉर्डिंग करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन वापस एक बार सामने देखते हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन कैश बीइंग रिसीव्ड और पेड। मतलब जब पैसा आएगा या पैसा जाएगा तो ही रिकॉर्डिंग होगी, अगर पैसों की बात नहीं होगी तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। बहुत आसान सा टॉपिक है। अगेन पूरी लाइन दोबारा पढ़ते हैं। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम इन विच transactions are recorded when cash is entered, whether received or paid. It means revenue is recognized on receipt of cash. मतलब हम अपनी रेवेन्यू को तभी मानेंगे जब पैसा आएगा। जैसे मुझे जब फीस मिलेगी तो ही मैं उसे इनकम मानूंगा, फीस नहीं मिलेगी तो नहीं मानूंगा। रेंट पेड कर दूंगा तो ही एक्सपेंस मानूंगा, पेड नहीं किया तो नहीं मानूंगा। और एक और चीज, कैश बेसिस कैपिटल और रेवेन्यू में भी डिफरेंस नहीं बताता। ये सिर्फ ये कहता है कि अगर मैंने एसी खरीदा मतलब पैसे गए, जबकि वो मेरा एसेट है, ये रिकॉर्ड नहीं करता। इसका मतलब है सिर्फ आपने पैसा पेड किया एक्सपेंस और पैसा आया आपकी रेवेन्यू। आपके लिए ये टॉपिक है कैश बेसिस में। तो आप देख सकते हो ये सिंपल कहता है इनकम क्या होती है कि सीधा एक्सपेंसेस में टोटल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस कर दो, वो आपका प्रॉफिट्स हो जाएगा। अब इसका एक नेगेटिव पॉइंट है, कैश बेसिस आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाली चीजों को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करता। इनके लिए आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वर्ड ही नहीं होता। जैसे अगर आपने अकाउंट्स अभी पढ़नी स्टार्ट की, इससे पहले आपको भी नहीं पता था, आपके भी दिमाग में यही चल रहा होगा, अच्छा पैसे गए तो एक्सपेंस और पैसा आया तो इनकम। ये आपका कैश बेसिस है। एंड कैश बेसिस ज्यादातर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी यूज होता है। वहां पे भी क्या बनाया जाता है जी? रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, पैसा आना जाना। कैश बेसिस अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है? एक तो ये बहुत सिंपल अकाउंटिंग है, पेपर में 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है हमारे लिए। बड़ा आसान है जी, सामने आप देख सकते हो, इट इज सिंपल बेसिक ऑफ अकाउंटिंग। इसमें आउटस्टैंडिंग वगैरह चीजों को कोई लेना देना नहीं है। मतलब अकाउंट्स नहीं भी आती तो भी कैश बेसिस आसान हो जाता है। This approach is more objective, is very few estimate and judgment are required. इसमें कोई बहुत ज्यादा आपको ज्यादा काम नहीं करना पड़ता, पैसा आना जाना नोट कर लिया तो कोई बहुत ज्यादा जजमेंट एंड रिक्वायर्ड नहीं है आपको कोई भी चीज करने के लिए। This basis of accounting suitable those enterprises transaction on cash basis, जो कैश बेसिस पे डील करते हैं वही करते हैं। और एक और चीज, कैश बेसिस का और एडवांटेज अगर आप लिखना चाहो तो कैश बेसिस के लिए एक तो कॉस्टिंग बहुत कम आती है, कैश बेसिस बहुत कम टाइम आपका लगाता है, कैश बेसिस के लिए कोई स्पेशल स्किल की भी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, तो ये बहुत कम खर्चे में काम हो जाता है, बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। सेकंड बात करते हैं हम अपने डिसएडवांटेज, क्या नेगेटिव पॉइंट है। कैश बेसिस आपको ट्रू एंड फेयर वैल्यू अपने बिजनेस की प्रोवाइड नहीं करता, क्योंकि आप यहाँ पे कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं कर रहे, ना यहाँ पर आप आउटस्टैंडिंग चीजों को नोट कर रहे हो, तो ट्रू फेयर वैल्यू रिकॉर्ड नहीं करता। सेकंड, ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी फॉलो नहीं करता। इसके लिए सिर्फ ये मतलब है कि अच्छा आपने गुड्स खरीदे तो पैसा गया, चाहे आप पेड करो, मतलब इनडायरेक्टली
सीधा आपने गुड्स खरीदा, चाहे इस साल यूज करो, नेक्स्ट ईयर यूज करो, पैसा जाना मतलब आपके लिए वो एक्सपेंस है। सेम रेवेन्यू आपको कैश मिल रहा है, चाहे इस साल का मिले, पिछले साल का मिले या 10 साल आगे का मिले, ये सिर्फ ये कहता है कि पैसा आना ही आपके लिए इनकम है। तो मैचिंग प्रिंसिपल को भी ये फॉलो नहीं करता। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है करंट ईयर की चीजों को नोट करो, प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर को रिकॉर्ड मत करो, बट ये इसको जस्ट इग्नोर करता है। तो इनडायरेक्टली है, ये हम ज्यादा रियल लाइफ में फॉलो नहीं करते। दिस सिस्टम डज नॉट डिफरेंस बिटवीन द कैपिटल एंड रेवेन्यू। अभी मैंने आपको समझाया कि अगर मैं कोई बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर परचेस करूं तो ज्यादा डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करता, या मैं रेंट पेड करूं, सैलरी पेड करूं, कमीशन पेड करूं, तो ये सिंपल क्या करता है कि पैसा गया एक्सपेंस और पैसा आया तो रेवेन्यू। ये था आपका कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो कि बहुत आसान है। सेकंड बात करते हैं एक्रूवल। एक्रूवल क्या होता है? जो आप अकाउंटिंग कर रहे हो, मतलब जो आप अकाउंट सीख रहे हो वो एक्रूवल बेसिस है, एंड रियल लाइफ में हम एक्रूवल बेसिस को ही फॉलो करते हैं। एक्रूवल एजम्पशन ये कहता है कि हम उन्हीं ट्रांजैक्शन को अपनी बुक्स में नोट करेंगे जैसे ही वो ट्रांजैक्शन एंटर्ड हो जाए। एंटर्ड का मतलब है कि अगर मैंने कोई गुड्स सोल्ड किए, आज बेचे हैं, चाहे उधार पर बेचे हैं, उसे इमीडिएटली नोट कर लूंगा, चाहे पैसा 10 दिन के बाद ही क्यों ना मिले। सेम अगर मैंने कोई गुड्स खरीद लिए तो आज ही मैं उसे रिकॉर्ड करूंगा, चाहे मैं 10 दिन के बाद ही क्यों ना पेमेंट करूं। या फिर अगर मैंने कोई रेंट पेड करना रह गया है, ड्यू हो गया है बट नॉट येट पेड, आउटस्टैंडिंग है, नोट हो जाएगा, क्योंकि ये एक्रूवल है। एक्रूवल कहता है जैसे कोई इनटू ट्रांजैक्शंस नोट हो जाए आप उसे नोट करो। लैंग्वेज क्या लिखनी है आपको एग्जाम में? ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड in the books of accounts when entered whether cash is received or paid। ये आपको एग्जाम में लाइन लिखनी है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन इनटू एंटर्ड हो जाए, चाहे कैश रिसीव्ड हो या ना हो, पेड हो या ना हो, अगर एंटर्ड हो गया तो उसे नोट करना कंपलसरी है। इसके अलावा अंडर एक्रूवल बेसिस अकाउंटिंग, इसमें कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इनकम इज रिकॉर्डेड एज इनकम वेदर एंटर्ड। मैं अगेन बोल रहा हूं, अर्न करते ये रिकॉर्ड कर लेगा। फॉर एग्जांपल क्रेडिट सेल्स रिकॉग्नाइज एज सेल्स, चाहे वो कैश मिले या ना मिले, ये नोट कर लेगा। ये है आपका कौन सा मेथड जी? बड़ा आसान सा मेथड है, एक्रूवल बेसिस। अब इसके बेनिफिट्स अगेन क्या क्या है तो आप देख सकते हो, ये पेपर में लिख देना आप स्टार्टिंग की लाइंस। और ये कंपनीज एक्ट 2013 को फॉलो करके डील करता है, बट फिर भी अगर हम इसकी बात करें कि और इसके अंदर क्या क्या चीजें होती हैं तो डील करते हैं आगे टॉपिक। इसके एडवांटेज, एक्रूवल बेसिस के एडवांटेज क्या है? एक्रूवल बेसिस जो है, सबसे पहले इट इज मोर साइंटिफिक। साइंटिफिक है सबसे पहले। साइंटिफिक मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करता है, कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है, तो ये बड़ा साइंटिफिक पॉइंट है हमारा। तो पेपर में आप लिख सकते हो कि एक्रूवल बेसिस जो है वो साइंटिफिक हम डील करते हैं। एक्रूवल बेसिस को शो अ कंप्लीट, ये कंप्लीट ट्रांजैक्शंस नोट करता है, चाहे रेंट आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड हो, ये हर चीज को प्रॉपरली नोट करेगा। सेकंड, दिस बेसिस डिस्क्लोज करता है आपको करेक्ट और प्रॉफिट एंड लॉस आपको कैलकुलेट करके देगा, ट्रू फेयर वैल्यू अकाउंट्स के नोट करके देगा, कंपनीज एक्ट को फॉलो भी करता है ये। तो ये आपको मेनली 3-4 पॉइंटर्स गिवन है जो आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। रियल लाइफ अकाउंटिंग हम इसी मेथड्स को फॉलो करके कवर करते हैं। नेक्स्ट है आपका इसका डिसएडवांटेज, नेगेटिव पॉइंट है। मैं तो कहूंगा इसके बहुत ज्यादा कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो सबसे पहले इसमें टाइम कंज्यूमिंग है। सेकंड, आप यूज कर सकते हो कि इसमें आपको जो है स्पेशल स्किल्ड पर्सन की नीड पड़ती है। तो सेकंड, आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई अच्छा अकाउंटेंट आपको चाहिए जिसको प्रॉपर अकाउंटिंग आती हो। डायरेक्टली जिसको कुछ नहीं आता आप उसको अपॉइंट नहीं कर सकते, कैश बेसिस में कर सकते हो या नहीं कर सकते। इसके अलावा दिस सिस्टम इज नॉट अ सिंपल, अगेन बताया ये सिंपल नहीं है, ये थोड़ा सा साइंटिफिक है तो सिंपल नहीं है ये। दिस अकाउंटिंग प्रोसेस टू एलिब्रेट, मतलब बेसिकली बहुत ज्यादा आपको कंफ्यूजन भी है, थोड़ा ध्यान भी रखना पड़ता है, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, हर चीज को नोट करके रखना पड़ता है। क्विक, इसमें आप जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट नहीं कर पाते, ये हम ईयर के एंड पे निकालते हैं। पूरे साल क्या हुआ क्या नहीं हुआ उन चीजों को कैलकुलेट किया जाता है, तब जाके प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट किया जाता है। ये है हमारा कौन सा मेथड जी? एक्रूवल एजम्पशन। एक्रूवल बेसिस आपने कवर किया। नेक्स्ट बात करते हैं इसके डिफरेंसेस। पेपर में 3 नंबर में ज्यादातर अगर मैं बोलूं तो इसके एग्जाम में आता है 3 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन, 100% एग्जाम में आएगा। क्या है ये? डिफरेंस बिटवीन एक्रूवल बेसिस और कैश बेसिस। ये आपके बेसिस है, मीनिंग अभी समझाया। कैश बेसिस ट्रांजैक्शंस जो है, जब कैश आएगा तो ही नोट होगा, कैश जाएगा तो ही नोट होगा।
ये कहता है कि जैसे इनकम को अर्न कर लिया नोट करो, जैसी कोई एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर पेमेंट है उसे नोट करो। टाइप ऑफ बेसिस, इट इज अ सिंपल और इजी अकाउंटिंग, इट इज अ मोस्ट साइंटिफिक एंड लॉजिकल ऑफ अकाउंटिंग। इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में टॉपिक आता है एग्जाम में, तो मैं बहुत अच्छे से आपको समझा रहा हूं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना कि सर ये पॉइंट समझ नहीं आया, दोबारा एक्सप्लेन कर दो। नेक्स्ट पॉइंट है जिसका एस्टिमेट, इसमें कोई एस्टिमेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। रीजन, पैसा आ रहा है नोट करो, पैसा जा रहा है नोट करो, बट ये जजमेंट चाहिए, एस्टिमेशन चाहिए। कई बार क्या होता है, जैसे रेंट ड्यू फॉर पेमेंट है, अभी हम मान लेते हैं कि यार रेंट पेड करेंगे, जैसे मेरे को बच्चों से फीस मिलनी है, मेरे पास आज 50 बच्चे आए क्लासेस लेने के लिए, अब 50 में से मैंने मान लिए कि इनकम अर्न कर ली, लेकिन क्या जरूरी है 50 के 50 मिल जाए? तो इसलिए ये एक आपका जजमेंट है, एक एस्टिमेट किया कि मिल ही जाएगा, ऐसा मानकर चलते हैं। तो थोड़ा सा यहां डर लगता है कि जो एस्टिमेट किया वो होगा या नहीं होगा। तो एस्टिमेशन बेसिस अकाउंटिंग होती है। कई बार ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, ये मैचिंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। इट इज डज नॉट ट्रू एंड फेयर वैल्यू नोट करके देगा, ये ट्रू और वैल्यू नोट करके देगा आपको। ये नैरो है, बहुत कम जगह पर यूज होगा कैश बेसिस, और आक्रूवल वाइडर है, बहुत सारी जगह पर यूज होता है, और रियल लाइफ में यही हम ज्यादा फॉलो करते हैं। इसके अलावा हमारा जो अगला पॉइंट है, कैश बेसिस अकाउंटिंग जो है वो उन्हीं के लिए सुटेबल है जो कैश में डीलिंग करते हैं, और ज्यादातर रियल लाइफ में मैंने आपको बोला कि मोस्टली जो क्रेडिट बेसिस पे ट्रांजैक्शंस हैं उनके लिए हमारा एक्रूवल एजम्पशन फॉलो करना होता है। ये कंपनीज एक्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करता कैश बेसिस, एक्रूवल कंपनीज एक्ट को फॉलो करता है। कैश बेसिस पे हम रिलायबल नहीं कर सकते, एक्रूवल पे रिलायबल कर सकते हैं। This system does not between the capital और revenue items, ये प्रॉपरली डिफरेंस क्रिएट करता है, कितना रिवेन्यू है, कितना आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है। प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग और इन चीजों को कैश बेसिस नोट नहीं करता, ये प्रॉपरली नोट करता है, क्योंकि ये कहता है कि जी पैसा आएगा तो ही इनकम, पैसा जाएगा तो ही एक्सपेंस, वरना ये नोट नहीं करता कैश बेसिस। लेकिन एक्रूवल कहता है कि पैसा जैसे ही आपने अर्न कर लिया वो आपकी इनकम है। तो अगर मैं शॉर्टली दोनों में डिफरेंस बोलूं तो कैश बेसिस आउटस्टैंडिंग को नोट नहीं करेगा, मतलब उसे वो एक्सपेंस नहीं मानेगा। एक्रूड इनकम को भी इनकम नहीं मानेगा, हाँ प्रीपेड को भी एक्सपेंस मानेगा, और एडवांस रिसीव्ड को ये क्या मानेगा, इनकम। बट जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग करने जाते हैं तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इसके लिए एक्सपेंस होते हैं, एक्रूड इनकम इसके लिए इनकम होती है, प्रीपेड पेड करना इनकम नहीं होती, एडवांस में रिसीव करना इनकम नहीं होता। तो ये आपके लिए मोर साइंटिफिक पॉइंट्स हैं। अब इसके पेपर में या तो थ्योरी आती है या 3 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, इससे बाहर पेपर में नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। 3 नंबर का टॉपिक 100% आएगा। अब वो अगला 3 नंबर क्या है उस पर बात करते हैं जी। हम एक क्वेश्चन कवर करने जा रहे हैं कि सर कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम एक क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2 क्वेश्चन कवर करें, 3-3 नंबर में 100% एग्जाम में आते हैं, और जितना करा रहा हूं मोस्टली इसी में ऐसे आएगा, इससे बाहर भी आपको नहीं मिलने वाला। कैसे होगा तो जरा डील करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर ये आपके सामने है, एंड कैसे कवर होगा तो चेक करते हैं जी। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड कैसे होने वाला है। सबसे पहले हम कर रहे हैं कैश बेसिस। हमारा टारगेट क्या है मैं अगेन बता दूं, हमारा टारगेट है रेवेन्यू इनकम कैलकुलेट करना। इनकम का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। क्वेश्चन नंबर 1 में कितने रेवेन्यूज हैं ध्यान से कवर करते हैं जी। यहां पर इनकम अर्न की गई है, कितने इनकम अर्न की गई है जी, हमारी इनकम हमने अर्न की, और वो जो इनकम अर्न की है तो आप चेक कर सकते हो, आपके सामने है 6 लाख रुपए आपने इनकम अर्न किए, 6 लाख रुपए इनकम अर्न किए, लेकिन आउट ऑफ ओनली 4.5 लाख रिसीव्ड किए, और कैश बेसिस कहता है पैसा आएगा तो ही इनकम। तो इसके हिसाब से
4.5 लाख रुपए आपको मिले हैं, यही आपकी रिवेन्यू है। जितना कैश मिला, चाहे इस साल का मिले, नेक्स्ट ईयर का मिले, प्रीवियस ईयर का मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम, ही इनकर्ड ऑन एक्सपेंस 2.5 लाख रुपए, आउट ऑफ विच 50,000 रुपीज आउटस्टैंडिंग। और मैंने अभी आपको बताया कि आउटस्टैंडिंग को नोट नहीं करता। आपकी जेब से 2 लाख रुपए गए, इसके लिए वही एक्सपेंस है। इसके अलावा प्रीवियस ईयर का पैसा भी मिल रहा है, तो ये कहता है जी पैसा आने दो, चाहे इस साल का है, पिछले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, इसके लिए हर चीज इनकम है। और सेम मैंने ऐड किया है इनकम को, 40,000 रुपए का एक्सपेंसेस पेड किया है, चाहे इस साल का पेड करो, पिछले साल का पेड करो, ये कहता है जी जाने दो, जो जा रहा है जाने दो, इसके लिए एक्सपेंस है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता करंट मिला, नेक्स्ट ईयर का मिला, एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस। अब टोटल आंसर कितना आया? 2,80,000 रुपए। ये आपका कैश बेसिस पे आपने अकाउंटिंग किया, बड़ा आसान सा है। कैश बेसिस, पैसा आना नोट किया, आउटस्टैंडिंग को नोट नहीं किया, और जो इनकम रिसीव्ड ही नहीं हुई है, अर्न करने के बाद भी उसे भी नोट नहीं किया। सेकंड आते हैं एक्रूवल बेसिस पर। सर एक्रूवल बेसिस कैसे होगा? तो यहां देखो आप, एक्रूवल बेसिस सेम, कैलकुलेट तो इनकम ही करना है, और इसका भी फॉर्मूला तो वही है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। इसके लिए जो इनकम अर्न की गई है वो की गई है 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए आपने कमाए हैं, और 6 लाख रुपए के लिए ही इसके इनकम है, क्योंकि मिल गए हैं पूरे 6 लाख रुपए। और सेम मतलब अर्न कर लिए 6 लाख रुपए। 2.5 लाख का खर्चा हो गया, चाहे आपने पेड किया हो या ना किया हो। अगर एक्सपेंसेस ड्यू फॉर पेमेंट है, मतलब वो नोट करना पड़ेगा, क्योंकि खर्चा तो हो गया है, तो आपको उसको जरूर नोट करना है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसमें प्रीवियस ईयर का नोट नहीं करना कुछ भी, क्योंकि एक्रूवल कहता है ओनली फॉर करंट ईयर। प्रीवियस ईयर कुछ नोट नहीं होगा, ना आपका एडवांस नोट होगा, सिर्फ पैसा जो अर्न किया। तो 6 लाख रुपए अर्न किए, 2.5 लाख का एक्सपेंस इनकर्ड किया, चाहे कैश गया या ना गया, तो आपकी इनकम रह गई 3.5 लाख रुपए। ये आपने कैलकुलेट किया एक्रूवल बेसिस पर, पहला क्वेश्चन, एंड आपके सामने है, आप इसको नोट कर सकते हो, एंड बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, देन ये चैप्टर एंड हो जाएगा हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कवर किया कि कैश बेसिस को कैसे नोट कवर किया जाता है। सेकंड एक और कर लेते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर भी अगर मैं इनकम की बात करूं तो कैसे नोट होने वाला है, ध्यान से देखते हैं जी। नोट कैसे होगा तो कवर करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फिर से हम पहले कर रहे हैं कैश बेसिस। कैश बेसिस में अगेन हमारा टारगेट है इनकम कैलकुलेट करना, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। अब ये फिर से अगेन रेवेन्यू जो नोट करेगा, जितनी आपने इनकम अर्न कर ली, चाहे पैसा प्रीवियस ईयर का है, नेक्स्ट ईयर का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पैसा आना चाहिए जी। सेम पैसा पेड करना आपके लिए एक्सपेंस है, चाहे इस साल का हो चाहे नेक्स्ट ईयर का, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां देखो जी, एक्सपेंसेस पेड किया आपने, पहले इनकम की बात कर लेते हैं फिर एक्सपेंसेस। इनकम रिसीव्ड है 4,80,000 की इनकम रिसीव्ड की है, जिसमें इनकम रिसीव्ड इन एडवांस भी है 60,000 रुपए। 4,80,000 मिले हैं, जिसमें 60,000 रुपए का तो एडवांस है, लेकिन कैश बेसिस तो कहता ही क्या है, पैसा आने दो, इस साल का है, पिछले साल का है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए पैसा आना ही इनकम है, तो एडवांस मिलना ये सेपरेट नहीं करता। इसके लिए टोटल 4,80,000 रुपए की रेवेन्यू है, क्योंकि इसे मिल गई है जी। मिलना मतलब इनकम, चाहे प्रीवियस ईयर हो या नेक्स्ट ईयर हो, लेकिन एक्रूवल इसे नोट नहीं करेगा, ध्यान रखना। सेकंड, इनकम नॉट येट रिसीव्ड, आपने को अभी मिला ही नहीं, और ये कैश बेसिस रिकॉर्ड नहीं करता। अगर कैश मिला ही नहीं तो इनकम कैसे, तो ये नोट नहीं करेगा। इसके अलावा एक्सपेंसेस पेड किया आपने 3,20,000 रुपए के, जिसमें एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस है 80,000 रुपए। आपको 3,20,000 रुपए का एक्सपेंसेस पेड किया गया है, जिसमें 80,000 रुपए का तो एडवांस है, और एडवांस पेड करना कोई फर्क नहीं पड़ता इसको। इसके लिए पैसा जाना ही एक्सपेंस है, चाहे नेक्स्ट ईयर का पेड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमने अकाउंटिंग में इसे प्रीपेड वर्ड पढ़ा है, हम नोट नहीं करेंगे एक्रूवल में। कैश में करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कैश में टोटल 3,20,000 का खर्चा हुआ, इसके लिए टोटल एक्सपेंस है,
और अगेन एक्सपेंसेस नॉट येट पेड, ये नोट करेगा ही नहीं क्योंकि पेड ही नहीं हुआ। तो आपके इनकम रह गई 1,60,000 रुपए। 1,60,000 आपका कैश बेसिस अकाउंटिंग हमने कवर किया। बड़ा आसान टॉपिक है, 3 नंबर का आएगा, 100% आएगा। अब सेकंड, ये था हमारा कैश बेसिस। दूसरा कैलकुलेट करते हैं एक्रूवल बेसिस। एक्रूवल बेसिस कैसे नोट होगा तो कवर करते हैं जी। एक्रूवल एक्रूवल बेसिस पे हम कैलकुलेट करते हैं इनकम। तो इनकम हम निकाल रहे हैं एक्रूवल बेसिस पर, और वो कैसे निकाला जाएगा कैलकुलेट करते हैं जी। एक्रूवल बेसिस इनकम कहता है रेवेन्यू अर्न होनी चाहिए और एक्सपेंसेस ड्यू फॉर पेमेंट होना चाहिए, चाहे पैसा गया हो या ना गया हो। तो यहां पर जब मैं इनकम रिसीव्ड लूंगा, वैसे इनकम मिली है मुझे 4,80,000 रुपए, लेकिन 60,000 रुपए जी एडवांस है, अगले साल की फीस मिल गई मेरे को। अब मुझे आप ही लोग बताओ, अगर मुझे अगले साल की कोई फीस देगा तो क्या मेरा वो इस साल का प्रॉफिट है? एक्रूवल बेसिस जो आप अकाउंटिंग करते हो उसे मैं इस साल का प्रॉफिट नहीं मान सकते एक्रूवल में, क्योंकि जी अगले साल की फीस है, मैं कैसे इस साल प्रॉफिट मान लूं? तो 480 में से 60,000 हटा दो, आपका एक्चुअल प्रॉफिट रह गया 4,20,000 के रिवेन्यू, क्योंकि 60,000 रुपए एक बच्चा आया और मुझे 12th क्लास की फीस दे गया, वो मेरा इस साल का प्रॉफिट नहीं है। सेम इनकम नॉट येट रिसीव्ड। अब मान लो मेरे पास 10 बच्चे बैठे हैं और 10 में से 2 बच्चों की फीस आनी बाकी है, लेकिन कमा तो ली ना। अब यही तो अकाउंटिंग है कि अगर आपने अर्न कर ली तो ये आपका प्रॉफिट्स है। तो अगर आपको फीस नॉट येट रिसीव्ड है, मतलब कमाने के बाद नहीं मिला, तो आपकी इनकम है जी। कमा तो लिया है आपने, तो इनकम आपकी बढ़ जाएगी, ये आपकी रिवेन्यू है। एक्रूवल में इसे नोट किया जाता है, कैश में नोट नहीं किया जाता। एक्सपेंसेस टोटल पेड किए 3,20,000 रुपए के, जिसमें 80,000 रुपए तो एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का मैंने अभी से पेड कर दिया। तो पेड जरूर कर रहा हूं, बट वो मेरा इस साल का खर्चा नहीं है। तो क्या करेंगे, 3,20,000 में से 80,000 हटा दो, आपका एक्सपेंस बचा 2,40,000 का, क्योंकि हमें निकालना है करंट ईयर का एक्सपेंस, क्योंकि एक्रूवल कहता है ओनली फॉर करंट ईयर, मैचिंग कॉन्सेप्ट फॉलो करता है, ये नेक्स्ट ईयर के पेमेंट को एक्सपेंस नहीं मानता। इसके अलावा इनकम आपने क्या किया है जी, नॉट येट पेड। मतलब नॉट येट पेड का मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस ड्यू तो हो गया पेमेंट का, लेकिन पेड नहीं किया। जैसे मेरे को इस महीने का रेंट ड्यू हो गया पेड करने का, तो पेड तो करना ही पड़ेगा ना, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर ड्यू हो गया तो मेरा वो एक्सपेंस है, चाहे मैं अभी पैसे दे रहा हूं या ना दे रहा हूं, यही तो एक्रूवल था। तो एक्सपेंसेस हो गया, मैंने एक्सपेंसेस में ऐड कर दिया, तो ये टोटल एक्सपेंसेस हो गए 288 के एक्सपेंसेस, टोटल रिवेन्यू हो गई 468, और मेरा जो इनकम कैलकुलेट हो गया वो हो गया 1,88,000 का। ये हमारा आंसर आ गया। कौन से मेथड से? एक्रूवल बेसिस। तो मैंने आपको ये चैप्टर नंबर 4 कराया है बहुत ही कम टाइम में, तो आप ये वीडियो अच्छे से देख लेना। प्रॉपर ये क्वेश्चन रजिस्टर लेकर नोट करना, अगर सिर्फ वीडियो देखकर काम चला रहे हो नहीं होगा, क्वेश्चन तो रिटर्न प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। इसके और क्वेश्चन आप टीएस से कवर कर लेना, या आपको नहीं मिल रहे तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा इसके और क्वेश्चन। ये था हमारा चैप्टर नंबर 4 बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपको चैप्टर समझ आ रहे हैं तो एक आप लाइक कर देना सबसे पहले वीडियो को, और सेकंड कमेंट जरूर डाल देना कि वीडियो आपको कैसी लगी, पसंद आई या नहीं आई, तो आइडिया लगेगा और मोटिवेशन आएगी। मैं इसी तरीके से आपको और वीडियो शेयर करूंगा। ये हमने चैप्टर नंबर 4 कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए चैप्टर के साथ। कमेंट जरूर कर देना आपको और कौन कौन से चैप्टर्स चाहिए।